हाँ, मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गिना रोड, भरतपुर से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में यूनिट 5 का जो आज का विषय है पाठ्यक्रम विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ, उसके बारे में कल के जो शेष रह गए थे उसका 6वां बिंदु बता रहा हूँ मैं। पाठचर्या विकास में केंद्रीय प्रभाव की वृद्धि, इसके बारे में बता रहा हूँ। भारतीय संविधान में पहले शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था, परंतु बाद में इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप जब शिक्षा व पाठचर्या पर केंद्रीय नियंत्रण अधिक हो गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण भी शिक्षा में बढ़ते केंद्रीय नियंत्रण का ही परिणाम है। शिक्षा एवं पाठचर्या पर केंद्रीय प्रभाव भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी देखा जा सकता है। अमेरिका व ब्रिटेन जैसे देशों में जहाँ पर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को अत्यंत महत्व दिया गया है, विभिन्न अधिनियमों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार पाठचर्या विकास में केंद्रीय नियंत्रण की वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। अब इसका 7वां पॉइंट है भविष्य पर विशेष दृष्टि। आज पाठचर्या का निर्माण व विकास आज की आवश्यकताओं के अनुसार तो किया ही जाता है, साथ ही बालक के भावी जीवन व भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है। शिक्षाविदों व शिक्षा शास्त्रियों की आने वाली कल पर विशेष दृष्टि है। वे ये समझना चाहते हैं कि कल समाज व राष्ट्र का परिदृश्य कैसा होगा। वे इस अनुमानित परिदृश्य के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा भविष्योन्मुख होती है, अतः हमें भी भविष्य पर विशेष दृष्टि रखकर नए मार्गों व वर्तमान शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षाविदों ने भविष्य के परिदृश्य का जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार बालक में आत्मनिर्भरता होना एक आवश्यक गुण है। इसलिए वर्तमान पाठचर्या में सूचनात्मक ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानार्जन एवं अधिगम पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। विभिन्न विषयों का पाठचर्या भी इसी दृष्टि से निर्मित किया जा रहा है कि वह आने वाले कल में उपयोगी सिद्ध हो सके। इसके लिए ही नवीन एवं परमार्जित शिक्षण विधियों भी विकसित की जा रही हैं। भविष्य पर रखी जाने वाली यह दृष्टि पाठचर्या विकास में एक नवीन प्रवृत्ति के रूप में सामने आ रही है। अब इसका 8वां पॉइंट है पाठचर्या की बोझिलता को कम करना। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के दौरान एक और ध्यान में रखी जाने वाली बात है कि बालकों पर पाठचर्या का बोझ न पड़े। दूसरे शब्दों में बालक हर उस ज्ञान को प्राप्त करे जो उसके लिए आवश्यक है, परंतु फिर भी उसे एक बोझिल पाठचर्या का सामना न करना पड़े। चूँकि बालक की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, बालकों का विकास भी विभिन्न दृष्टियों से किए जाने का प्रयास हो रहा है, यथा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास व व्यावसायिक विकास आदि। इन सभी दृष्टियों से बालक को संतुलित शिक्षा देने के लिए पाठचर्या में अनेक विषयों का समावेश किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठचर्या अत्यधिक बोझिल हो जाती है। वर्तमान समय में पाठचर्या की बोझिलता को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयास निम्नलिखित हैं। पहला है प्रयास के बारे में बता रहा हूँ मैं। प्रयास के बारे में बता रहा हूँ नियमों या विषयों का सम्मिश्रण। इसके अंतर्गत
नियमों की संख्या को कम करने के लिए एक समान धारा के विभिन्न विषयों को मिलाकर एक विषय के रूप में ही पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान तीनों विषयों को पढ़ाया जाता है तथा सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। अब दूसरा नंबर इसका नवाचारों का अपनाना। शिक्षा में नवाचारों को आज तीव्रता से अपनाया जा रहा है। इसके माध्यम से पाठचर्या को सरलता से समझा जा रहा है। वह पाठचर्या बालकों के लिए बोझ न होकर एक ज्ञानवर्धन की वस्तु है। पाठचर्या में शिक्षण मशीन, टेप, वीडियो, फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, जादू की लालटेन, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि जैसी विकसित मशीनों के साथ ही शिक्षण की उक्त प्रविधियों पर भी बल दिया जा रहा है, जैसे पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि, अभिक्रमित अनुदेशन, समूह शिक्षण, विचार विमर्श प्रविधि, ट्यूटोरियल विधि, सम्मेलन प्रविधि, वार्तालाप विधि आदि। अब तीसरा पॉइंट इसका पाठचर्या में लचीलापन। प्राय पाठचर्या की अध्ययन वस्तु शिक्षा के स्तर एवं शिक्षण विधियों में एक रूपता लाने की दृष्टि से पाठचर्या का निर्माण किया जाता है, परंतु यह पाठचर्या अत्यंत कठोर हो जाती है, जबकि एक आदर्श पाठचर्या में लचीलापन होना अत्यंत आवश्यक है। पाठचर्या में लचीलापन लाने के लिए दो उपाय किए जाते हैं। पहला उपाय बता रहा हूँ मैं, आंशिक उपागम। इसके अंतर्गत पाठ विषय का संपूर्ण अध्ययन न करके मात्र उन्हीं अंशों का अध्ययन किया जाता है जो बालक तथा समाज की आवश्यकता पूर्ति में सहयोग करें, अर्थात आवश्यक व उपयोगी अंशों मात्र का अध्ययन ही आंशिक उपागम कहलाता है। दूसरा उपागम संयुक्त उपागम कहलाता है। इसके अंतर्गत पाठचर्या को विषय के स्थान पर शिक्षण इकाइयों में व्यवस्थित किया जाता है तथा उनका शिक्षण तार्किक व मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार किया जाता है। इन दोनों उपागमों का प्रयोग पाठचर्या में लचीलापन लाने के लिए किया जा रहा है। NCERT ने भी अपने 10 वर्षीय पाठचर्या हेतु इन उपागमों को अपनाने की सिफारिश की है। इससे इसकी महत्ता स्वयं स्पष्ट हो जाती है। अब इसका नंबर बता रहा हूँ, चौथा नंबर, शीघ्रतर विभिन्नीकरण एवं चयन। शीघ्रतर विभिन्नीकरण एवं चयन के बारे में बता रहा हूँ। इसके अध्ययन अंतर्गत पाठ्य विषयों को दो भागों जैसे अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय में रखा जाता है तथा बालकों को इसके चयन की स्वतंत्रता होती है। अनिवार्य विषय सभी छात्रों के लिए उपयोग होते हैं तथा उनका अध्ययन सभी के लिए आवश्यक व अनिवार्य होता है, जबकि ऐच्छिक विषय विभिन्न विषयों का समूह होता है। इन विषयों को बालक अपनी योग्यता, रुचि व इच्छा अनुसार चयन कर सकता है। शीघ्रतर विशिष्टीकरण एवं चयन के माध्यम से पाठचर्या का बोझ भी कम होता ही है। बालक अपनी रुचियों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करके जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 ने भी भारतीय माध्यमिक शिक्षा में विभिन्नीकरण का प्रयोग किया है। इसमें बालकों को कक्षा 9 में आने पर कुछ अनिवार्य विषय सामूहिक रूप से लेने होंगे तथा ऐच्छिक विषय जिनको डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार ने
7 वर्गों में बांटा है। में से 3 विषय प्रत्येक बालक को अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार लेने होंगे। अच्छा, इसके अब मैं सारांश बता रहा हूँ। देखा है सारांश, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पाठचर्या विकास में अनेकों नई प्रवृत्तियों का समावेश हो चुका है। इन सभी प्रवृत्तियों का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। That's